हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई पहल कर रहे हैं और इस पहल में सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि हम रोज़ के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और उससे रिलेटेड जो यूपीएससी में क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद में एक आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं भी इसका आंसर लिखूंगा और आप लोगों के सामने रोज़ उसको प्रस्तुत भी करूंगा, रोज़ उसको रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन इसमें आपकी भी ये जिम्मेदारी है और आपकी भी ये एक मैं राय कह सकता हूँ कि आप भी उसमें जो भी आपके इनपुट्स हो सकते हैं, जो भी आपके पास पॉइंट्स होंगे, वो आप क्या करेंगे, वो आप हमको कमेंट में बता देंगे कि हाँ, इसमें ये चीज़ें और इंक्लूड की जा सकती हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें ये भी बताएं कि क्या ये जो आंसर लिखा जा रहा है वो ठीक है या नहीं है। अगर ये पहल अच्छी रही तो आप लोग इसमें का सहयोग चाहूँगा और उसके बाद में हम लोग इस सीरीज़ को डे बाय डे आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि जो हमारी आंसर राइटिंग है वो डे बाय डे अच्छी हो जाएगी। पहली चीज़ तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो आंसर राइटिंग हमारी विद इन टाइम हो, मतलब 7 मिनट और 8 मिनट के अंदर अंदर ही हमारा आंसर राइटिंग ख़त्म हो जाना चाहिए एक क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमको कंटेंट पता हो, पहले हमें पॉइंट्स पता हो, पहले हमें लिखने का तरीका पता हो। उसके बाद में जब हमारे पास नॉलेज हो जाएगी, हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे, हमको ये पता चल जाएगा तरीका कि कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद में हम अपने स्पीड को डे बाय डे बढ़ा सकते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिख लेंगे तो स्पीड बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर appeared in the examinations are larger than English medium। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले वो इंग्लिश मीडियम वाले से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इनका नंबर ऑफ़ रेट ऑफ सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको उचित कंटेंट नहीं मिल पाते या फिर वो आंसर राइटिंग से थोड़ा भागते हैं। तो हमारी नई पहल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि हम रोज़ 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर हम आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप लोग ना लिखिए, आप अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखिए, बस क्या करिए कि आप हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छी एक रणनीति हो सकती है तो आप उसको फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इसमें ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा आंसर मैंने लिखा है यही बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है और ऐसा ही आंसर होता है। मैं भी आप हमसे भी बेहतर हो सकते हैं। आप उसको भी लिखिए और उसको लिख के हमारे कमेंट में पोस्ट कीजिए। हो सकता है कि हम आपसे भी कुछ सीखें और आप हमसे भी कुछ सीखें। ये एक तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मेरा सहयोग आपके लिए हो और आपका सहयोग हमारे लिए हो। इस तरह से दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सफलता की सीढ़ी पर पहुँचाने के लिए अग्रसर होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है और कैसा इसका मटेरियल है। सो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ आई है जिसके जो राइटर हैं वो नवजोत लहरी जी हैं। इन्होंने एक CAG ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किस पे बेस्ड है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर बेस्ड है और जो विरासतों का संरक्षण, जो हेरिटेज कंजर्वेशन है, उससे रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि इनकी बातें कुल क्या कही गई हैं और उसका हम निष्कर्ष निकाल के फिर एक क्वेश्चन पर पहुंचते हैं।
तो जैसा इसमें पहला है कि CAG रिपोर्ट रिवील्स द एबिस्मल स्टेट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन। कुल मिला के इनके कहने की बात यह है कि CAG की रिपोर्ट ने अभी बताया है कि जो हमारे हेरिटेज है उनका कंजर्वेशन, उनका जो संरक्षण है वो कैसे अपने दयनीय स्थिति में चल रहा है, या फिर कैसे वो मतलब सही से उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उनका ठीक ढंग से संरक्षण नहीं किया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आधार पर उन्होंने चिंताएं अपनी व्यक्त की हैं कि हाँ कौन कौन सी चिंताएं हैं। और उसके बाद में उन्होंने लेकिन क्या किया है कि केवल चिंताओं को ही व्यक्त किया है, उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कैसे उन चिंताओं से उबर सकते हैं। तो अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को अब इस बिंदुओं पर जाना है, क्योंकि जैसे एक सिविल सर्वेंट का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि उनके सामने समस्याएं तो होती हैं, बस समस्याओं का निदान क्या होगा ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं, उन समस्याओं के निदान करने के लिए ही अग्रसर हैं, तो जैसा इस आर्टिकल में दिया गया है कि यहाँ जो हेरिटेज का कंजर्वेशन है वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, तो इससे कैसे निदान पाया जा सकता है उसका हल हम लोग ढूंढेंगे। तो अब हम लोग ये जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे क्यों। सबसे पहले जो ज़रूरत है इस बात को जानने की कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ें, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ले चलते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये 2018 में आया हुआ UPSC का क्वेश्चन है कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, इस पे चर्चा कीजिए। और फ्रेंड्स हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि हम जो आज का टॉपिक आया है उससे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस बनाने की, और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी जैसे फ्रेंड्स ये आया है, इससे रिलेटेड अगर हम एक नया क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि हाल ही में संसद में CAG के द्वारा भारतीय विरासतों के संरक्षण में प्रस्तुत रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तथा भारतीय विरासतों के संरक्षण की रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाए। अब सबसे अहम बात जो है इस क्वेश्चन की, उसमें हमें देखना ये है कि एक तो चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम कभी हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें हम सपोज दैट ये क्वेश्चन नहीं भी आता है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे कल्चरल हेरिटेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और हम उस के आंसर लिखते टाइम अगर हम केवल इतना इंटरवेंशन अपना कर दें कि हाँ हाल ही में CAG की रिपोर्ट ऐसी आई है और उसने कुछ ऐसे ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की है जो चिंता के विषय हैं, तो जो हमारा एग्जामिनर होगा वो सीधे ये समझ जाएगा कि कैसे हम हिस्ट्री को करंट से लिंक कर रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि वो हमारे आंसर को पढ़ेगा और कुछ न कुछ ज़्यादा नंबर देने की हमें नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संसद में CAG के द्वारा भारतीय विरासतों के संरक्षण में प्रस्तुत रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तथा भारतीय विरासतों के संरक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करें। मतलब हमें उन बिंदुओं पर चर्चा करनी है जो CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताई है, साथ ही साथ उन बिंदुओं पर भी चर्चा करनी है या उन बिंदुओं को प्रस्तुत करना है जिससे हम अपने विरासतों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आंसर इसका कुछ इस तरह से मैंने लिखा है, अब आप लोग भी इस पे आंसर लिखिए और आंसर लिख के बताइए या फिर ये बताइए कि ये आंसर ठीक है या नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर बेस्ट है, दिस वन इज़ बेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाँ हम इसमें देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम आंसर की शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो कैसा लिखा जाएगा। तो आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासतों के लिए विश्वविख्यात रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा ही भारत अपने सांस्कृतिक विरासतों के लिए विश्वविख्यात रहा है, परंतु विरासतों का संरक्षण हमेशा चिंता का केंद्र बिंदु बना रहा है। हाल ही में विरासतों के संरक्षण से संबंधित CAG की रिपोर्ट में कई चिंताओं को प्रकट किया गया। अब हम उस बिंदु पर आ जाते हैं कि हाँ CAG की कौन सी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं के ऊपर उन्होंने चिंताओं को व्यक्त किया। तो जैसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित अनंगताल जो महरौली के पास स्थित है वह अपनी अंतिम अवस्था पे है।
एक्चुअली जो ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा जो रिपोर्ट है वो अनंगताल के ऊपर ही था, लेकिन तो उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी बिंदुओं को उजागर किया है। तो जैसे पहला उसने बिंदु ये दिया था कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित जो अनंगताल है, जो कि महरौली के पास है, वो अपनी अंतिम अवस्था में है। मतलब वो बिल्कुल अपनी अंतिम अवस्था में चल रहा है। जो दिल्ली के आसपास के जो कचरा युक्त जो वो सीवेज का पानी है, ये सब क्या हो रहा है कि उसी ताल में आ रहा है और वो धीरे धीरे मृत घोषित होता जा रहा है। दूसरा इन्होंने बताया है कि पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है भारत में, कि जिसके अनुसार वो कहीं पे जाके उत्खनन करे या फिर कहीं पे जाके चीज़ों का अन्वेषण करे, तो ये चीज़ नहीं है भारत में। नेक्स्ट है ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, जब हम लोग मेंस की कॉपी लिख रहे होंगे तो इसको हम लोग पूरे फुल फॉर्म में लिख देंगे, बस केवल यहाँ पे ऐसा लिखा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पता लगाए गए 58 लाख पुरास्थलों का कोई डेटा बैंक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ASI ने पता तो लगाया है कि कौन कौन से पुरास्थल हैं हमारे भारत में। लगभग उन्होंने 58 लाख पुरास्थलों का पता लगाया, लेकिन उनका कोई उन्होंने डेटा बैंक नहीं रखा, जिससे कि उनका संरक्षण किया जाए, उनकी मैपिंग की जाए, हर पुरास्थल की क्या ज़रूरत है उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है कि ASI द्वारा संरक्षित स्थल भी दयनीय स्थिति में है। उदाहरण के लिए कर्नाटक का कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप। अब ये भी है, उन्होंने ये भी चिंताएं व्यक्त की हैं कि ASI ने जिन स्थलों को या जिन पुरास्थलों को संरक्षित भी किया है, उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी दयनीय स्थिति में है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया है कि कर्नाटक का कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप। अब यहाँ पर एक प्री का भी क्वेश्चन है कि मान लो कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कंगनहल्ली जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। अगर आप इस पूरे क्या कहते हैं आर्टिकल को, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। फिर कहा गया है कि बजट 2021-22 में विरासतों के संरक्षण के बजट में 200 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है। तो ये सरकार की तरफ से एक तरह का अगर देखा जाए तो डिमोटिव पॉइंट है कि उन्होंने जो हमारे विरासतों का संरक्षण है उसको कम करने की कोशिश की, उसके लिए जो बजट आवंटन होता है उसको उन्होंने कम किया। तो ये सारे जो बिंदु थे, इन सारे बिंदुओं पर क्या हुआ है कि ये सारे बिंदु जो CAG ने अपनी चिंताएं प्रकट की हैं अपनी रिपोर्ट में, उन सारे बिंदुओं को बताया गया है कि महरौली के बारे में चाहे हो, अनंतनाग, दूसरा है कि हमारे पास कोई खनन नीति नहीं है, तीसरा है कि ASI द्वारा जिन पुरास्थलों का पता लगाया गया है उनका कोई डेटा बैंक नहीं है, या ASI के द्वारा जिन स्थलों को संरक्षित किया गया है उनकी स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है, प्रॉपर तरीके से उनका क्या किया जा रहा है, कंजर्वेशन नहीं किया जा रहा है, और बजट में तो कमी की गई है। अब ये तो सारी चिंताएं थी। अब हमें क्या करना है, इसके आंसर्स में हमको क्या करना है, इन चिंताओं का जो निवारण है वो उस तरफ हमें चलना है। तो निवारण क्या है, उपरोक्त बिंदु भारत में विरासतों के संरक्षण की अपरिहार्यता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमारे विरासतों की संरक्षण कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, वे फॉरवर्ड, या वे फॉरवर्ड मतलब हम वो कौन कौन से स्टेप्स ऐसे उठा सकते हैं जिससे हम अपने विरासतों को संरक्षित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्या है, पहला है कि सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें विरासतों के स्थलों की पहचान करनी है। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से विरासत स्थल हैं हमारे। जैसे विरासत स्थलों के भी पहचान के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे वो 100 साल पुराने हों, उनका कोई सांस्कृतिक महत्व हो, या उनका कोई कल्चरल इम्पोर्टेंस हो, या रिलीजियस इम्पोर्टेंस हो। तो ऐसे ऐसे करके हमें पहले उन स्थलों को पहचानना होगा। फिर उनका अगर हम संरक्षण कर रहे हैं तो उनके संरक्षण में क्या करना होगा कि हमको अनिवार्यता रखनी होगी। मतलब हमको, जैसे हमने अभी क्या इसके ऊपर पढ़ा कि उनकी चिंताएं क्या थी कि ASI ने भी जिन साइट्स को कंजर्व किया है, जिन साइट को संरक्षित किया है, वो भी अपनी दयनीय स्थिति में है। तो हमको ये नहीं करना है, हमको उनका अनिवार्य संरक्षण करना है। दूसरी बात कह रहा है कि जो अन्वेषण, उत्खनन और अन्वेषण के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि राष्ट्र और राज्य स्तरीय नीति का बनाना पड़ेगा। मतलब हम एक तो हमें राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर, दोनों स्तरों पर हमको उन नीतियों को बनाना पड़ेगा ताकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ने क्या किया कि कोई नीति बना दी
पर राज्य सरकार उस पर बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह से जो उत्खनन और अन्वेषण की नीतियाँ हों वो दोनों स्तर पर होनी चाहिए। और इवन अगर हम त्रिस्तरीय भी कर दें कि हम अगर लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे हमारे विरासत हैं, जो छोटे छोटे हमारे स्थल हैं, सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, वो किसी गांव या किसी कस्बे या किसी शहर के नज़दीक है। तो अगर हम लोकल गवर्नमेंट को भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो ये भी एक बेहतर कदम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि बजट में उचित आवंटन, जैसे कि पीएससी से एएसआई ने 5% की मांग की थी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, पीएससी का मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी वही जो अपनी है, उसमें क्या करते हैं, एएसआई से उसने कहा कि जीडीपी का 5% हमको चाहिए अपने विरासतों के संरक्षण के लिए। और जैसा कि हमने अभी 2021-22 के बजट में देखा है कि वहाँ पे क्या किया गया है कि बजट को कम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ जो हमारा इम्पोर्टेंस है जितने भी हेरिटेज को कंजर्व करने का वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हम अपने बजट को कम करते जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि बजट में उचित आवंटन हो गया। और नेक्स्ट है विरासत संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये भले ही मैंने छोटी लाइनों में ये कम शब्दों में लिख दिया है, लेकिन तो इसका जो महत्व है वो बहुत बड़ा। विरासत संरक्षण का महत्व को बढ़ावा हम कैसे, इसकी संस्कृति को बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई स्कूल है जो प्राइमरी लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है या इंटर या ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर यहाँ पे ही हम लोगों को अपनी संस्कृतियों के या विरासतों के संरक्षण के बारे में उनको अच्छे से गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम इसको संरक्षित करके अपने देश की उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इससे खुद को और अपने आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित कर सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो इस तरह से भी हम अपने जितने भी विरासत हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं। उनके मन में हमेशा से ये विचार आएगा कि हम कैसे अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट है प्रचार प्रसार कर टूरिज़्म को बढ़ावा देना, जिससे हम आर्थिक लाभ लेकर इनको संरक्षित कर सकते हैं। सपोज दैट कोई एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, हम क्या करते हैं, हम उनका एडवर्टीज़मेंट करते हैं टीवीओं पर, टेलीविज़नों पर, रेडियो पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के माध्यम से, और लोगों को वहाँ पे आने के लिए वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। और कुछ ऐसा नियम बना दिया जाए कि उस टूरिज़्म से जो भी पैसा, वहाँ के देखने से जो भी पैसा मिलता है, उससे हम उन्हीं स्थलों का क्या करेंगे, उन्हीं स्थलों का रिनोवेट करेंगे, उन्हीं को उस तरह से समृद्ध बनाएंगे, वहाँ पे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो बर्डन है किसी भी प्लेस को प्रोटेक्ट करने का या कंजर्व करने का, इस तरह से गवर्नमेंट का भी बर्डन कम हो जाएगा और साथ ही साथ उस प्लेस को भी संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे देखो अपना देश हो गया या प्रसाद योजना हो गई, ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इन सब योजनाओं को क्या किया जाए, इनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। जैसे कि इनको चला तो दिया गया है पर इनका आउटकम नहीं निकल पा रहा है। देखो हमारे देश में क्या है कि योजनाएं बहुत सारी चलाई जाती हैं और योजनाओं का जो असेसमेंट किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि उसमें कितना फंडिंग हुई है, कितना उसको बजट में आवंटन हुआ। इसके बजाय अगर हम इस चीज़ पर अपना ध्यान फोकस करें कि उसका आउटकम कितना निकल के आया है फंडिंग के साथ साथ में, तो हम अपनी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो स्कीम्स हैं, उनका कुछ बेहतर क्रियान्वयन, उनका कुछ हम इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो वही मैंने इसमें लिखा है कि सरकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। मतलब हमको न केवल इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि हमारा बजट आवंटन कितना है, बल्कि हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो आउटकम है उससे वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है विरासत संरक्षण एजेंसियों के बीच में तालमेल होना चाहिए। अभी आप जब अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल में आप ये भी पाएंगे कि उसमें बताया गया है कि एजेंसियां जो होती हैं, जैसे मंत्रालय हो गया, उसके जो विभिन्न विभाग हो गए, उनमें कुछ आपसी मतलब तालमेल नहीं है, उनका एक रैपो ढंग से नहीं बैठ पाता। इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है।
उन्होंने फंडिंग का उचित प्रयोग नहीं किया, या फिर लेट फंडिंग हुई। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो संस्कृतियों का संरक्षण है उसका जो प्रभावी क्रियान्वयन है वो ढंग से नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमने लगभग 7 पॉइंट्स दिए हैं जो क्या कहते हैं इसके प्रभावी समझ लो क्या है संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो 7 पॉइंट्स हमने दिए, साथ ही साथ में हमने एक छोटा सा कंक्लूजन लिख लिया कि अतः विरासतों का संरक्षण न केवल हमें विरासतों में समृद्ध बनाएगा बल्कि यह आर्थिक विकास, कैसे आर्थिक विकास, अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो, ठीक है, और साथ ही सामाजिक समरसता, अगर हम क्या करेंगे लोगों को अपने विरासतों के प्रति या उनकी, जैसे बहुत सारे हमारे जो कल्चरल साइट्स होते हैं वो इनको बताते हैं कि लोगों के बीच में कैसे सामंजस्यता बैठाई जाए, लोगों के प्रेम भाव के बारे में वो बताते हैं। तो उसके बीच में क्या इस तरह से क्या हो जाएगा, समाज में एक वो हो जाएगा, संदेश जाएगा कि कैसे हमारी ये संस्कृतियाँ हमको ये बता रही हैं कि लोगों के बीच में कैसे एक आपसी तालमेल रखना चाहिए। तो वही है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता का भी एक कारण बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक क्वेश्चन था, मॉडल क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने अभी बनाया, ठीक है, किस पे बेस्ड, इस क्या कहते हैं आज के आर्टिकल पर बेस्ड, जो किस पे बेस्ड था, CAG की रिपोर्ट पर बेस्ड था। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा एक क्वेश्चन था जो UPSC में कभी आया था 2018 में, कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। तो भाई अगर हमारे जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं या हमारे जो विरासत स्थल हैं, इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको संरक्षित करेंगे तो हम अपने आने कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इनका क्या लाभ होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर हम इस तरह की न्यूज़ देखते हैं तो इससे हमको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि UPSC तो कुछ भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस पे भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है और आप लोग भी बताएं कि इसको और कितने अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता क्यों है, चर्चा कीजिए। ठीक, तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि भारत की कला संस्कृति एवं इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध है एवं हमारी कला संस्कृति को आधारशिला हमारे विरासत, और हमारी कला संस्कृति की आधारशिला हमारे विरासत स्थल है। ये मैंने एक छोटा सा इंट्रो लिखा। भारतीय उपमहाद्वीप अपने उस स्मारकों में उल्लेखनीय पुरास्थल स्थलों की विशाल संख्या के लिए जाना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि 15,000 से भी कम विरासत स्थल कानूनी रूप से संरक्षित है। इसका मतलब यह है कि अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि ASI ने 58 लाख विरासत स्थलों को क्या कहते हैं नोटिफाई किया है, या फिर उनके पास में उनकी लिस्ट है, लेकिन तो उसका डेटा बैंक नहीं है, बस उसको चिन्हित किया है हम लोगों ने। तो इसमें क्या लिखा है कि 15,000, तो 58 लाख में केवल 15,000 ऐसे विरासत स्थल हैं जिसको हम कानूनी संरक्षण प्रदान किए हुए हैं, जबकि ब्रिटेन जैसे छोटे देश में, अब क्या है कि अगर हम यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, मतलब हमने भारत में भी देखा और साथ ही साथ में हम कहीं और का भी देख रहे हैं, तो जैसे जबकि ब्रिटेन जैसे छोटे देश में यहाँ 6 लाख से भी ज़्यादा ऐसे मतलब स्थल हैं, अतः हम अपने 6 लाख से भी ज़्यादा स्थल हैं जिनको कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। अतः हम अपने विरासत स्थलों को स्थलों के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि तो अब हमने क्या किया है, इसमें एक चीज़ बता दी है कि हाँ भाई, भारत में बहुत सारे स्थल हैं जिनमें से केवल और मात्र 15,000 ऐसे स्थल हैं जिनको हम लोगों ने संरक्षित या कानूनी तौर पर संरक्षित किया है। वहीं यूरोप जैसे देश में, जो कि एक छोटा सा देश है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्थलों को कानूनी मान्यता दी गई है। वहाँ पर मतलब ये बताया गया है कि छोटा सा ही शहर है, लेकिन 6 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्थल हैं जिनको ऐसी मान्यताएं प्रदान की गई हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छा, संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ बताई गई है कि वर्तमान पीढ़ी का गौरव एवं भावी पीढ़ी के लिए संस्कृति व मानवीय मूल्यों के विकास में सहायक। भाई अगर हम क्या करते हैं, अपने संस्कृतियों या अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये हमारे गौरव की बात होगी, और साथ ही साथ हम आने वाली पीढ़ियों को भी बता सकते हैं कि देखो इस तरह की हमारी संस्कृति थी, इस तरह के हमारे विरासत है, ठीक है, और इसको हमने संरक्षित किया है और आगे आप भी संरक्षित करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि पर्यटन।
देखो जितने भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं वो टूरिज्म के एक अच्छे सेंटर्स माने जाते हैं, और टूरिज्म के अच्छा सेंटर्स माने जाते हैं। तो जितना ही ज़्यादा हम अपने कल्चरल हेरिटेज को डेवलप करेंगे उतने ही ज़्यादा हम टूरिज्म को या टूरिस्ट को अपने यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। वही लिखा है कि विरासत स्थल पर्यटन के मुख्य केंद्र होते हैं, अतः विरासतों के संरक्षण से अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। और दोस्तों हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आय का स्रोत भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन के केंद्रों को बढ़ावा देकर उससे आय भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय रोजगार। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अगर अपनी NCERT 6 या 7th की हिस्ट्री की NCERT देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, जब हम वहाँ पे साउथ इंडिया के जो ये चोल साम्राज्य और ये प्रतिहार इन सबको पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया था कि क्या कहते हैं, जो हमारे मंदिर होते थे या फिर कोई ऐसे क्या कहते हैं सांस्कृतिक स्थल होते हैं, वो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि वो एक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक केंद्र भी होते हैं, आर्थिक केंद्र भी होते हैं। जैसे वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक मंदिर बनती है या फिर मस्जिद बनती है या फिर कोई कल्चरल हेरिटेज साइट बनता है, तो उसके आसपास में क्या होता है कि लोग टूरिस्ट के लिए आते हैं, उनको खाने पीने की सामान हो गई या फिर उससे संबंधित फूल माला ये सब हो गए, तो ये क्या एक प्रकार का एक लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो विरासत स्थल न केवल धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार को भी जन्म देते हैं। नेक्स्ट है कि ये सॉफ्ट पावर में भी समृद्धिशील हो। जैसे भारत का डायस्पोरा बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे लोग जो भारत के बाहर रहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने कल्चरल हेरिटेज साइट को बहुत ही ज़्यादा रिच कर देंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा समृद्ध कर देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, भारत में आएंगे, या उनकी वजह से क्या होगा कि विदेशों में भी उसकी पहचान बढ़ेगी उनकी वजह से, और विदेश के लोग भी अट्रैक्ट होंगे और हमारा एक तरह से सॉफ्ट पावर जो है काम करेगा। ठीक, तो ये हमने कुछ 5 पॉइंट्स बताए हैं। उसके बाद में मैंने एक रिपोर्ट को इंक्लूड कर दिया है कि यूनेस्को में भारत के 38 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, जो कि धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व वाले हैं, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक व विरासत स्थलों का परिचायक है। अतः भारत को अपने विरासत स्थलों का संरक्षण न केवल सरकारी प्रयासों द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा जन भागीदारी के द्वारा प्रभावी तरीके से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंक्लूजन मैंने लिख दिया है। बाकी अब आप लोग ये बताएंगे कि जो भी मैंने आंसर लिखे, ये जिस तरह से हमने इसको डिस्कस किया, क्या ये UPSC या जितने भी स्टेट PCS एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है या नहीं। मैं ज़रूरी नहीं है कि बता रहा हूँ कि ये आंसर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हैं, बट अगर हम इस तरह से रोज़ प्रयास करते चलेंगे, कुछ क्वेश्चनों को ट्राई करते रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते रहेंगे, एक दूसरे का कंपैरिजन करेंगे कि देखते हैं हम कैसा लिखते हैं, आप कैसा लिखते हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे आंसर्स को थोड़ा और इनरिच किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही था, और आप इसको बताएंगे भी कि कैसे रहा ये सेशन आप लोगों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कमेंट जो होगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होगा, और अगर हम इस तरह से लोग मिल के काम करेंगे तो इस जर्नी को आगे बढ़ाई जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने इसको देखा, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस लेके आऊँ आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।